आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा। नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल। भाजपची सत्ता आल्यास देशातील पाणी प्रश्न मार्गी लावू, केंद्रात जलशक्ती मंत्रालय स्थापन करणार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन। चिकोडीत अण्णासाहेब जोल्ले व सुरेश अंगडी यांच्या प्रचार सभेला लाखोंचा जनसमुदाय। 60 वर्ष सत्ता भोगलेल्या काँग्रेस शासनाने जनतेला पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती महत्त्वाकांक्षी सिंचन योजना राबवली नाही। त्यासाठी हो घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वसामान्य जनतेनं भारतीय जनता पक्षाला विजयी करून मजबूत सरकार स्थापन करावे। सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच आपण केंद्रात जलशक्ती मंत्रालय असे नवीन खाते स्थापन करून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येणार, असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं। चिकोडी लोकसभा मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले आणि सुरेश अंगडी यांच्या प्रचारात आयोजित केलेल्या जाहीर प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते। देशातील अन्नदाता शेतकरी मजबूत होणं गरजेचं आहे। यासाठी सफल विमा योजना सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना आपण राबवल्या, मात्र कर्नाटक शासनाने या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू दिला नाही। राज्यातील निधर्मी जनता दल व काँग्रेस सरकार हे केवळ जनतेला खोटे सांगून जनतेची दिशाभूल केली आहे। अशा सरकारला वेळीच अद्दल घडवा, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं। पाहूया मोदी काय म्हणतात ते। भारत माता की चिकोडी ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಿದಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। संत जगज्योति बसवेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, बेलवड़ी रानी मल्लम्मा, वीर सिपाही संगोली, रायण मुलादु महाप्राणु चरणಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। साथियों, लहर किसको कहते हैं? अगर लहर कैसी होती है ये देखना है तो चिकोड़ी के आकर के दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जो लोग आज किसी को हराते हैं, कल किसी को जिताते हैं, इनको समझ आएगा कि हवा का रुख क्या है। मुझे खबर मिल रही है कि आज सुबह से आपकी तरह ही मुझ पर अपना स्नेह जताने के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। इस चौकीदार के लिए आप सभी का यही विश्वास, यही प्यार मेरी पूंजी है। भाई और बहनों, मैं पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच आया था और इसी मैदान में आया था। और इस बार मैं खुद अपने लिए आशीर्वाद मांगने के लिए 21वीं सदी की इस पड़ाव में
आज आपका वोट बहुत अहम है। हमारे जो युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनका वोट उनकी आकांक्षाओं की उड़ान तय करने वाला है। हमारे किसानों को ये वोट तय करेगा कि साल 2022 तक दोगुनी होगी उनकी इनकम या नहीं होगी। हमारे मध्यम वर्ग का ये वोट तय करेगा कि उनकी पसीने की कमाई पर टैक्स की राहत होगी या उन पर 3 गुना 4 गुना ज्यादा टैक्स लगेगा। देश के सामान्य मानवी उसका वोट ये तय करेगा कि महंगाई पर लगाम लगी रहेगी या फिर 2014 से पहले की तरह वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आपका वोट ये तय करेगा भारत माता की जय करने वालों को सम्मान मिलेगा या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग आपके पीछे आकर भारत की बर्बादी के नारे लगाएंगे। आपका वोट तय करेगा कि राष्ट्रवाद रहेगा या फिर वंशवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। साथियों, आज विश्व धरोहर दिवस है। कुड़ल संगमा सहित अनेक धरोहरें इस क्षेत्र में है, पूरे कर्नाटका में है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है। आपके आशीर्वाद से मैं ये काम करने का बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नामदार की राग दरबारी है, उनका बयान आपने सुना है? उनका बयान सुना है? वो कहते हैं कि हमारी आस्था, हमारा मत अफीम की तरह है। ये कैसी भाषा है? साथियों, कांग्रेस जेडीएस के नेताओं को सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है। उनको जनहित और राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस की जोड़ी ऐसी है जिसमें जगह जगह झगड़े हैं, हर बात पर मतभेद है, लेकिन 4 मामलों पर उनमें बड़ी जबरदस्त सहमति है, बड़ा सा मेल है। और वो 4 बातें हैं। पहला, राष्ट्रवाद को जी भर करके गालियां देना। दूसरा, वंशवाद को पक्का समर्थन करना। तीसरा, भ्रष्टाचारी शिष्टाचार, यही उनकी परंपरा। और चौथा, सुबह शाम एक ही काम, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली। इसमें इन लोगों में जरा भी विवाद नहीं है, इसमें बराबर है। बाकी हर चीज में झगड़ा करते हैं। भाई और बहनों, चिकोड़ी के, बेलगांव के, कर्नाटका के अनेक सबूत या तो नक्सलवादियों से मोर्चा ले रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने में जुटे। देश की रक्षा के लिए जाने वालों में गरीब का बच्चा भी होता है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी होता है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री उनका भी अपमान करते हैं। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है
क्या कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक ये मुख्यमंत्री की भाषा को स्वीकार करेगा? उन्होंने क्या कहा था, याद है? उन्होंने सेना में जो जवान जाते हैं उनके लिए ऐसी भद्दी बात बोली, माथा शर्म से झुक जाता है। देशभक्ति की भावना को मुख से जोड़ते हुए कहते हैं कि सेना में वो लोग ही जाते हैं जिन्हें अपना भूखा पेट भरना होता है। भाइयों बहनों, देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेट भरने के लिए जाता है? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? ये जवानों का अपमान है कि नहीं है? क्या ऐसा अपमान बर्दाश्त करेंगे आप लोग? ऐसा अपमान सहन करेंगे क्या? अरे इस एक बात पर इस पूरे परिवार को सार्वजनिक जीवन से हमेशा हटाना चाहिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर गलती से भी, मैं बताता हूं, उन्होंने ऐसा वादा किया है अगर गलती से भी मजबूर सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने लिखित में ये कहा है कि वो आपसा का कानून हटा देंगे। यानी हमारे जवान आतंकियों और नक्सलियों से लड़ रहे हैं, उनको जो विशेष अधिकार मिलता है, विशेष सुरक्षा कवच मिलता है, इसको कांग्रेस छीनना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि आतंकवादियों के समर्थक, पत्थरबाज सैनिकों पर झूठे केस कर सके और हमारे सपूत अदालतों का ही चक्कर काटते रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस एक तरफ सैनिकों का सुरक्षा कवच हटाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ देशद्रोह करने वालों को खुली छूट भी देना चाहती है। कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने का ऐलान करके बता दिया कि उसके इरादे क्या है। क्या इस खतरनाक खेल को आपका समर्थन मिलेगा? आप समर्थन देंगे ऐसे पाप करने वालों को? जो कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ खड़ी है उसको सबक सिखाएंगे, पक्का सिखाएंगे। भाई और बहनों, ये महामिलावटी लोग न जवान के हैं न किसान के हैं। मैं जानता चाहता हूं यहाँ की महामिलावटी सरकार कभी जवाब नहीं देगी, लेकिन यहाँ के किसानों को पता है क्या हुआ कर्ज माफी का, क्या हुआ उन किसानों का जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया गया था। ये लोग एक तो वादा पूरा नहीं करते और जब यहाँ के किसान वादे की याद दिलाते हैं तो उनको गुंडा बुलाते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये कैसे संस्कार है? भाइयों बहनों, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार बने पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। देश के 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यहाँ की सरकार ने बहुत कम किसानों की लिस्ट में भेजी है। इन लोगों को डर है कि किसान के खाते में पैसा पहुंच गया तो यहाँ की सरकार को लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये ज्यादा देर तक आपका हक रोक नहीं पाएंगे। मैंने ठान के रखा है, जो मैंने वादा किया है, जो बजट में पैसे रखे हैं वो आपके खाते में जमा करके रहूंगा। वो लिस्ट नहीं देंगे तो लिस्ट निकलवा के रहूंगा। 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद है ना?
23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद रहे ना। 23 मई को फिर एक बार और 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तब पाई किसानों के अकाउंट में जमा होगी। इतना ही नहीं, हमने संकल्प पत्र में घोषित किया है कि अब किसान सम्मान योजना का लाभ कर्नाटका के हर किसान को मिले, चाहे कितनी भी जमीन हो। ये संकल्प हमने लिया है। 5 एकड़ भूमि का जो हमने नियम बनाया था, नई सरकार बनने के बाद उस नियम को भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब हम छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भी देने वाले हैं। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। पशुपालकों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे उपलब्ध हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। साथियों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम व्यापक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। आपके इस चौकीदार की सरकार ने 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। अनाज के भंडारण के लिए नेशनल हाईवे के करीब ही है नेशनल वेयर हाउसिंग ग्रिड भी बनाएंगे। गांव में किसानों को अनाज के भंडारण की सुविधा मिले, इसके लिए ग्राम भंडारण योजना बनाई जाएगी। गन्ना किसानों को भी मुश्किलों का सामना न करने पड़े, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। गन्ने से इथेनॉल बनाना हो या फिर चीनी का समर्थन मूल्य तय करना, अनेक फैसले सरकार ने लिए हैं। भाई और बहनों, ये 5 नदियों से घिरा इलाका है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी यहाँ के घरों को, खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। हमारी सरकार पहले ही अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अब इसको और विस्तार दिया जाएगा। बीते 5 वर्षों में जिस तरह हमने बिजली के लिए काम किया, अब हम पानी देने के लिए काम करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार में अलग से एक नया मंत्रालय बनेगा, उसका नया बजट होगा, उसका अलग मंत्री होगा और वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। सोलर पंप देने का काम तो हम शुरू भी कर चुके हैं। खेतों में छोटे छोटे सोलर गेट लगाकर मुफ्त में किसान भी सिंचाई भी कर पाएंगे और बाकी बची बिजली को किसान बेच भी सकेंगे। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे सस्ती दवाइयां हो, फिर आयुष्मान भारत योजना कर्नाटका के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत आर्थिक लाभ हो रहा है। इसी तरह युवा साथियों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के ऋण दिए जा रहे हैं। इससे गांव-गांव में स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में इस योजना को और सशक्त करेंगे। साथियों, एक तरफ विकास का हमारा विजन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। कांग्रेस और महामिलावटी लोगों के शासन में 3 तरह के विकास होते हैं। कुछ परिवारों का विकास, बिचौलियों और दलालों का विकास और महंगाई का विकास। याद करिए, 2014 से पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? गरीब और सामान्य परिवार का जीना मुश्किल हो गया था।
कांग्रेस आई, महंगाई लाई, ये कांग्रेस का आदर्श वाक्य है। साथियों, चौकीदार की सरकार ने महंगाई की उस रफ्तार पर लगाम लगाई। 10% की दर से बढ़ने वाली महंगाई आज 2-3% तक हमने पहुंचाई है। आप सभी चौकीदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाने का प्लान तो सामने रख ही दिया है। गरीबों की सब्सिडी खत्म करने की भी योजना बनाई है। वोट के लिए कांग्रेस और उसकी महामिलावट की हर साजिश को हमें नाकाम करना है। आपका एक एक वोट कमल के निशान पर देना है। और भाई बहनों, जब आप कमल के निशान पर वोट दबाएंगे, मतलब उंगली दबाएंगे ना, जब आप कमल को वोट देंगे, जब कमल को वोट देंगे तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, 5 साल जिस मजबूती के साथ मैंने काम किया, आप उससे खुश हैं? आपको संतोष है? पाकिस्तान में घुस करके मारा, आपको खुशी है? आपको संतोष है? हमारे जवानों के खून का बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आपको सेना पे भरोसा है? आपकी सेना के पराक्रम पर भरोसा है? सेना की बात पर भरोसा है? ये कांग्रेस वाले हमारे सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकते और कांग्रेस के सबूत पाकिस्तान के सबूतों पर भरोसा करते हैं। भाइयों बहनों, देश तभी चलता है जब मजबूत सरकार होती है। देश तभी चलता है, देश तभी मजबूत बनता है जब सरकार भी मजबूत हो। आप मुझे बताइए, सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार बनाएंगे क्या? और मजबूत सरकार बनाने के लिए ये चौकीदार भी तो मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? चौकीदार भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, अकेला मैं चौकीदार नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार है। 130 करोड़ चौकीदार है। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? मैं कहूंगा मैं भी हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलना है और पीछे जो है उन्होंने भी बोलना है। बोलिए, नन्ना जोतेयली हेली। आप बोलेंगे नानू चौकीदार, नन्ना जोतेयली हेली, नगरा नगरा ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಯರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗುರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ರೈಟರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾಲೇಗಾರರು ಕೂಡ ನೇತಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೂಡ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ सारा देश मैं भी आप भी मेरे साथ बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। चिकोडी लोकसभा मतदारसंघ व बेळगाव जिल्हा लोकसभा मतदारसंघातर्फे अभिनेत्री तारा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना श्री गणेशाची मूर्ती भेट म्हणून दिली। प्रारंभी उपस्थितांचे स्वागत विधान परिषद सदस्य आमदार महंतेश कवटगिमठ यांनी केलं। यावेळी डॉक्टर खासदार प्रभाकर कोरे,
माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, सुरेश अंगडी, सौ शशिकला जोल्ले, लक्ष्मण सवदी, पी राजू, दुर्योधन एवोळे, आनंद मामनी, माजी खासदार रमेश कत्ती, उमेश कत्ती, राजू कागे, संजय पाटील, शशिकांत नाईक यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते। यावेळी लाखो जनसमुदाय उपस्थित होता। भारत माता की ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗೆ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ರ್ಯಾಲಿಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗೋರೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಅವರೇ, ಪಿ ರಾಜು ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಜನರ ಮತದಾರರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅದ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಸಾಲದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಧನ್ ಖಾತೆ ಇರಬಹುದು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇರಬಹುದು, ಉಜ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸಂಸದರಾದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ 650 ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಳಮಟ್ಟು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸದ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು 5 ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಾವೇ ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಬಂದಂತ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಡ್ ಎಲ್ಲ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವನ್ನು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನದೇನೆ ಎಲ್ಲ 8 ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮುಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಂದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೌರ ಜೋಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಯಾದ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾದ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಟ್ಟಣಗುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾದ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಲ್ಲದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾದ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ರಿಂದ 4 TMC ನೀರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಕುರ್ಚಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಕರಾಡ್ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಈ ಜನರ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೀವ್ ಕಾಗೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಕುರ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಾದ ಉಮೇಶನ ಗದ್ದಿ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮರಮಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾರುತಿ ಅಕ್ಕಿ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಕ್ಕೋರಿ ಅವರು, ಮಾಂತೇಶ್ ಕೋಟಿಮಠ ಅವರು, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಳ್ಳಿ ಅವರು, ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಕೈ ಎತ್ತಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. महानकारी न्यूज साठी चिकोडीहून प्रतिनिधी शिवाजी भोरेसह ऋषिकेश बावचे.